हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th फिजिक्स के पार्ट मॉडर्न फिजिक्स की सारी डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। प्लस इन डेरिवेशंस का आपको मैं एक पीडीएफ दे रहा हूं, बहुत बढ़िया पीडीएफ दे रहा हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एज इट इज वहां से प्रिपेयर करके डेरिवेशंस को एग्जाम में लिखाना। लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स कहते किसको हैं? आपके क्लास 12th का जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है बच्चों, उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं जैसे डुअल नेचर और जैसे एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, ये सब जो हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आते हैं। तो इन्हीं की सारी डेरिवेशंस हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में एक छोटी सी डेरिवेशन है जो शायद डेरिवेशंस के अंडर नहीं भी आती, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिवाइज कराना चाहता था तो मैं उसको ले आया, विच इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप में से काफी बच्चे, 90% बच्चे जानते होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, राइट, और इस मेटल सरफेस पे लाइट रेडिएशंस फॉल करती हैं। जब अगर ये फोटो सेंसिटिव हो तो फोटो सेंसिटिव मतलब क्या? मतलब ऐसा सरफेस जिस पे जब लाइट रेडिएशंस फॉल करें तो ये जो फोटॉन्स होते हैं इनमें, है ना, फोटॉन्स जो एनर्जी पैकेट्स हैं लाइट में, ये फोटॉन्स जो हैं ट्रांसफर कर देती है मेटल सरफेस को, और इन फोटॉन्स को पाके इस मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आने लगते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे रिलेटेड एक इक्वेशन है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एनर्जी आप जानते हो, आप जानते हो, नहीं जानते हो और सीधा डेरिवेशंस रिवाइज करने आ गए हो तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, लेकिन चैप्टर आपने आई होप पढ़ा हुआ होगा। अगर आप डेरिवेशंस पढ़ने आए हो तो आप जानते हो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो यही एनर्जी फोटोन जो है वो देने वाला है मेटल सरफेस को। अब जरूरी नहीं है ये एनर्जी उतनी हो जिसको पाके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सके, हो सकता है ये एनर्जी कम हो। मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए जो चाहिए होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर हो, ये उससे कम भी हो सकता है। ऐसे में तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं, है ना। तो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए वो कैसे डिसाइड होगा भाई? E इक्वल टू एच न्यू में H तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी डिपेंड कर रही है वो न्यू पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो न्यू की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी ना जिसपे ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए मेटल के। सो दैट फ्रीक्वेंसी जिसपे ये प्रोडक्ट जो है मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए ही चाहिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट। अब सपोज जो मैंने रेडिएशन ये यूज करी उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, यानी कि उस फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है। जैसे अगर वर्क फंक्शन 10 जूल है तो फोटोन की एनर्जी 12 जूल है। तो क्या होगा? अब 12 जूल का आपने सपोज फॉर एग्जांपल 12 जूल तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इनकी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, बट लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 12 जूल का फोटोन आपने यहां पे गिराया, उसमें से 10 जूल जो है उसको यूज करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बचा 2 जूल, और वो 2 जूल उसकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। भाई अगर इसका वर्क फंक्शन है 10 जूल और आपने इतना ही गिराया, यानी 10 जूल का ही फोटोन गिराया, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, 10 जूल उसने बाहर आने के लिए यूज कर ली, एनर्जी उसकी खत्म, सरफेस पे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर उसके पास फिर भी एनर्जी बची तो फिर वो चल देगा, यानी बाकी बची हुई एनर्जी को वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। मैक्स हमने इसलिए लिखा है कि जो बची हुई एनर्जी वो यूज कर रहा है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगा जो इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी बाकियों से सबसे ज्यादा होगी। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज दिस, राइट। और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये यहां पे हमने रख दिया। आप जानते हो डब्ल्यू नॉट जो है वो, ये समझ में आ गया ना आपको? इतनी एनर्जी मैंने गिराई, इसमें से इतनी उसने यूज कर ली बाहर आने के लिए और इतनी उसकी बच गई, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन। अब आप इसको कितनी फॉर्म में लिखो? इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, डब्ल्यू नॉट की जगह एच न्यू नॉट लिखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और न्यू होता है सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है लाइट की? सी बाय लैम्डा। वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो
एच सी बाई लैम्डा, एच न्यू को एच सी बाई लैम्डा और एच न्यू नॉट को एच सी बाई लैम्डा नॉट हो गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर आप चाहे इसको इधर ले आओ, कॉमन ले लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता। अच्छा, ये एक एपरेटस देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। यहां पे ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स इस मेटल प्लेट पे फोटोन मारेगा। इस मेटल प्लेट को हमने कनेक्ट करा हुआ है फिलहाल नेगेटिव से, सामने वाली प्लेट को हमने कनेक्ट करा हुआ है पॉजिटिव से, राइट, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट -4 -3 चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल सोर्स है, राइट। तो यहां पे हमने इसको अगर नेगेटिव से कनेक्ट करा हुआ है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये नेगेटिव, भाई फोटोन यह मेटल प्लेट पे गिरा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, अब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी और ये पॉजिटिव वाली अट्रैक्ट करेगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट चल देंगे और फिर यहां पे जाके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो माइक्रो एमीटर है डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक। अब सपोज अगर मैं इस ए का पोटेंशियल, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो कम करना शुरू करूं तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना वीक हो जाएगा, उसकी जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे वो वीक हो जाएगी। इसको कम करते 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 जीरो कर दो और फिर नेगेटिव कर दो, सच दैट जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था अभी के मैक्स वाला, वो भी इस प्लेट तक आना बंद हो जाए, राइट। जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था वो भी इस प्लेट तक आना बंद हो जाए। तो मैं इस प्लेट को कितना पोटेंशियल दूं, तो इस प्लेट का वो पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। सो फर्स्ट चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि W वर्क इज Q इंटू V, है ना। तो अगर इसका पोटेंशियल है V0 और इसकी तरफ E चार्ज का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये उस पर कितनी एनर्जी लगा रहा है, EV0, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू, दैट EV0 हैज टू बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज कमिंग विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इसको इसके इक्वेट करने से यहां पर इस इक्वेशन में EV0 रख दो तो एक और फॉर्म आ जाती है इस इक्वेशन की इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब क्या प्रूव हुआ पीछे ये प्रूव हुआ जब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी कि भैया लाइट जो है उसका वेव नेचर भी है, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और वो सब चीजों से ये प्रूव हुआ कि लाइट जो है उसका नॉट वेव नेचर तो ऑलरेडी पता था, उसका पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। तो लाइट में डुअलिटी है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला कि जो डुअलिटी है यानी डुअल नेचर है वो सिर्फ वेव के लिए ही ट्रू नहीं है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, हर एक चलती हुई चीज, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, आपके सामने जो स्कूटर जा रहा है, कार जा रहा है, बॉल जा रही है, वो सब भी क्या है, डुअल नेचर पजेस करती हैं, यानी कि वो सारी चीजें भी वेव भी हैं और पार्टिकल भी हैं। और उससे रिलेटेड उसने एक डेरिवेशन किया, उसने बोला E इक्वल टू एच न्यू होता है और E इक्वल टू MC स्क्वायर भी होता है। अगर इन दिनों को इक्वेट करा दें, न्यू की जगह C बाय लैम्डा रख दें, एक C से C काट दें, तो लैम्डा की एक वैल्यू मिलेगी H/mc, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट उसने बोला यही फॉर्मूला तुम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है, राइट। दिस रिजल्ट कैन बी अप्लाइड टू एनी मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, मास m एंड वेलोसिटी v। तो हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेव नेचर पजेस करता है जिसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है H/mv, और मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना मैकेनिकल वेव है, वो एक नए तरह की वेव है जिसको बोलते हैं मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, राइट। अच्छा, तो ये है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेव की वेवलेंथ H/mv, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, mv क्या होता है, मोमेंटम p। तो p की टर्म्स में ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड होते हैं, p जो है वो √2m इंटू के ही होता है। ये तो पता ही नहीं है सर, तो लगा के देख लो। अगर हम 2m इंटू के ही करेंगे, के ही होता है हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो 2 से 2 कटेगा, ये होगा रूट के अंदर m स्क्वायर v स्क्वायर, जो चीज रूट से बाहर आएगी और क्या बन जाएगी, mv। तो p को लिख सकते हैं √2m के ही। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में यही फॉर्मूला बनेगा, ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में ये फॉर्मूला बन गया, ये है ना, p की जगह हमने वो रख दिया, ठीक। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल में आती कहां से है, चार्ज पार्टिकल के लिए ही ये फॉर्मूले जो हैं
वो ज्यादा यूजफुल हैं। भाई हम ये बोलते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला कि भाई जो कोई आपके सामने जो स्कूटर जा रहा है उसके साथ एक लैम्डा एसोसिएटेड है और उसको आप ऐसे निकाल सकते हो। हम कह रहे हैं होगा, अपने को क्या लेना देना, क्योंकि डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो इतने बड़े हैं, उनका मास इतना ज्यादा है, ऊपर से h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू का जो ऑर्डर है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। तो आपके सामने एक 1 kg की बॉडी अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो उसका जो लैम्डा है वो इस ऑर्डर में है। अब इतनी छोटी वैल्यू है उसके लैम्डा की, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी कॉल दैट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। बट जब छोटे पार्टिकल्स आते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻31 kg के ऑर्डर में होता है, तो 10⁻⁻31 तो -34 को काट देगा, तो अच्छी खासी वैल्यू आती है वेवलेंथ की। सो दिस फॉर्मूला इज यूजफुल ओनली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक्वायर काइनेटिक एनर्जी बाय पुटिंग देम इन अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे आपके पास एक चार्ज है, ये आप इसको कैसे चलाओगे, आप यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तभी तो चलेगा ये, वरना ये दिखता थोड़ी है कि उठा के फेंक दो और चल जाए, धक्का मार दो और चल जाए। अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो जैसे ही आपको आप ये प्लेट्स के बीच में इसको लगाओगे ये इधर भाग जाएगा, है ना, पॉजिटिव की रिपल्शन से, नेगेटिव की अट्रैक्शन से। तो अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है तो आप इसको चला सकते हो और इसमें एनर्जी आ जाएगी qv, एंड दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी है q इंटू वी, तो ke की जगह q इंटू वी रख दिया। देखो काफी फॉर्मूले हैं लैम्डा के, सारे आपको याद रखने, राइट। और अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, जो ज्यादातर क्वेश्चंस में होता है, देखो h की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन है तो मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बचेगा सिर्फ v। तो अगर ये सारी वैल्यूज हम पुट करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, दिस इज द वेवलेंथ एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको v पोटेंशियल डिफरेंस में लगाया तो वो चलेगा, तो जब वो चलेगा तो उसका लैम्डा क्या होगा वो आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा। ठीक, समझ में आई बात? ओके। एटम्स में बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेरिवेशंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम यूजिंग बोर्स पॉस्टुलेट्स। मतलब मेन यही डेरिवेशंस हैं, दूसरी डेरिवेशन बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अंडर ही हैं जो भी डेरिवेशंस हैं, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है ऐसा एटम्स में जिसमें डेरिवेशंस हो। तो शुरू करते हैं, क्या क्या डिराइव करना है हमको। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है वो मैं लिख लाया हूं। यूजिंग बोर्स पॉस्टुलेट derive an expression for velocity of an electron revolving in an orbit. Show that the velocity of electron in innermost orbit of hydrogen atom is 1/137 of the speed of light. ठीक है। अच्छा, बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दो इक्वेशंस यूज करी थी। पहली इक्वेशन तो ये थी, ये इक्वेशन कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है E, जिसका मास है m, इस इलेक्ट्रॉन का मास है m, इसकी वेलोसिटी है v और इस पाथ का जो रेडियस है वो r है। तो इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी? इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। और ये फोर्स उसको मिलेगी कहां से? ये उसको मिलेगी जो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्बिक अट्रैक्शन है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? Ze। Z है इसका एटॉमिक नंबर, ये जो भी एटम है, एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है Z। भाई एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ न्यूक्लियस पे? न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज हुआ Ze। तो इनके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ K मतलब 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। तो एक तो ये इक्वेशन बोर ने यूज करी। अच्छा, यहां से अपने को क्या मिला? एक तो R से R कटा, तो ये अपने को इक्वेशन मिल गई। ठीक, दूसरी इक्वेशन जो यूज करी बोर ने वो था बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने थ्योरी पढ़ी होगी। तो ये कहा जाता है कि वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं
जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी mvr का प्रोडक्ट h/2 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन थी, वो फर्स्ट इक्वेशन से। जितना कुछ भी अभी हम डिराइव कर रहे हैं, आगे डिराइव करेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी में, वो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके आया है। पहली इक्वेशन से अभी पीछे जो लिखी हुई है उससे मैंने आर की ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और सेकंड से मैंने आर की ये वैल्यू निकाल ली और इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिया। एक v से v कटा और जो बाकी बचेगा वो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। क्या बचेगा देखो, v इक्वल टू, यहां पर एक v बचेगा, इसको उधर ले जाओ, यहां से और क्या कैंसिल हुआ उसको भी कैंसिल कर दो, यहां पर m से एक m कैंसिल हुआ। ठीक है, तो क्या बचेगा बच्चों, देखो ये v उधर लेके गए, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का डेरिवेशन। दूसरा, रेडियस का डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो रेडियस का डेरिवेशन आप कैसे करोगे, कोई भी फॉर्मूला उठाया, जैसे ये रेडियस का फॉर्मूला उठाया हमने यहां पे NH/2 पाई mv, r इक्वल टू NH/2 पाई mv, और v की ये वैल्यू यहां अगर हम डाल दें तो r होगा, एक ही क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में रेडियस और वेलोसिटी का डेरिवेशन पूछ सकते हैं। v की वैल्यू डाली 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, और ये NH ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हमको मिलेगा ये है रेडियस का फॉर्मूला। ठीक, अच्छा पीछे इसने बोला था कि शो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज c/137 इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए z को 1 डाल दो, n को 1 डाल दो, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता ही हैं, तो ये c/137 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां पर भी सारी वैल्यूज डाल दो तो आपको r की वैल्यू मिलेगी, ये आपके लिए याद रखना ज्यादा इजी है, 0.529, z छोड़ दो और n स्क्वायर छोड़ दिया। ठीक है, ये आपको एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर में ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इस फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कौन सा एलिमेंट है और उसके एटम के कौन से ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। सपोज वो कह रहा है कि हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का या हीलियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालो, तो z को आपने ले लिया 2 क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और n को डाल दिया 3, तो इस फॉर्म में आप इसको याद रखो। ठीक है, हीलियम पे एप्लीकेबल नहीं होती है ये थ्योरी, आपको पता होगा, हीलियम अगर दिया होगा तो He+ दिया होगा, या फिर ये एप्लीकेबल है लिथियम 2+ पे, या फिर ये एप्लीकेबल है बेरिलियम 3+ पे। बोर्स एटॉमिक थ्योरी इन 4 स्पीशीज पे एप्लीकेबल है, क्योंकि बोर्स एटॉमिक थ्योरी उन स्पीशीज पे एप्लीकेबल होती है जिनके एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, और इन सब में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, हीलियम में 2 होते हैं तो H+ मतलब 1 निकल गया, लिथियम में 3 होते हैं 2+ मतलब 2 निकल गए, 1 बचा, बेरिलियम में 4 होते हैं 3 निकल गए, 1 बचा। नेक्स्ट, यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। तो अभी पीछे हमने डिराइव किया mv² है ना, mv² की वैल्यू क्या आई थी, mv² की वैल्यू इतनी आई थी वो कूलम लॉ वाले से, तो हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं याद, ये रहा ना mv² kZe² r आएगा, तो हाफ mv² क्या आएगा, हाफ mv² आएगा kZe² 2r, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, सो दैट इज दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q1 q2/r, तो k को k रख दिया 1/4πε0, q1 क्या है न्यूक्लियस का चार्ज Ze, q2 क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड किया, kZe²r दोनों में कॉमन है, यहां 1/2 है, यहां -1 है, 1/2 -1 इज -1/2, तो ये बचा। ठीक है,
आर की पीछे जो अभी हमने वैल्यू निकाली वो हमने यहां डाल दी, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आ गई। इस फॉर्मूले को भी हम किस फॉर्म में याद रख सकते हैं मैं बता देता हूं आपको। अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर दो z और n को छोड़ के, सो यू विल गेट En मतलब यही टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर इंटू z इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर z स्क्वायर है ना, ऊपर z स्क्वायर है नीचे n स्क्वायर। इस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। On the basis of Bohr's theory, derive an expression for the wavelength of emitted photon when an electron comes back from a higher state n2 to a lower state n1। बोर्स थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट में है तो वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, उससे उसकी एनर्जी बढ़ती है, और वो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है जो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है, तो वो वहां अनस्टेबल होता है, तो वो वापस फोटोन एमिट करके अपनी एनर्जी लोअर करके वापस इस स्टेट में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब लोअर से हायर में गया तो फोटोन एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन जब हायर से लोअर में आएगा तो फोटोन एमिट करके वापस आएगा। तो बताओ जो उसने फोटोन एमिट किया उसकी वेवलेंथ क्या होगी या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करो। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लें कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी होती है माइनस 13.6, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी होती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिया इसमें z को हमने 1 डाल दिया, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n को 1 डाला, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n को 2 डाला, तो ये वैल्यूज हमको मिली। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं कितनी एनर्जी का फोटोन दूं कि ये इसमें चला जाए, जो इनकी एनर्जी का डिफरेंस है ना, इनकी एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा ई, वो क्या होगा, दैट विल बी माइनस 3.4 माइनस 13.6 यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन इस पे गिरा दिया जाए, ये उसको एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाएगा, लेकिन हायर स्टेट में ये रह नहीं पाएगा, उस फोटोन को फिर इमिट करके वापस लोअर स्टेट में आ जाएगा। तो ये चलता है। तो किसी भी n2 स्टेट में, हायर वाले n2 स्टेट में है अभी इलेक्ट्रॉन, उसने फोटोन एमिट किया और अपने वापस लोअर स्टेट n1 में आया, तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट किया, इतनी का। जैसे अभी हमने E2 माइनस E1 करके निकाला, तो En2 माइनस En1, ये फॉर्मूला रखा, सब कुछ कॉमन आ गया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बचा, इस सब की वैल्यू डाल दी, इस सब की वैल्यू डाल दी, तो बस वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, दिस पूरा कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो इस पूरे की वैल्यू डाल के इस आर, जिसको राइडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। राइडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 109,733 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, वो यहां पे डाल के आप वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, तो इतनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा एक इलेक्ट्रॉन जब वो n2 स्टेट से n1 स्टेट पे वापस आएगा। n1 उसका ग्राउंड स्टेट है, n2 उसका एक्साइटेड स्टेट है। न्यूक्लियाई के अंदर बच्चों टॉपिक्स तो कई हैं इंपॉर्टेंट, बट वो थ्योरी टॉपिक्स हैं। डेरिवेशन जो है वो एक है, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज फॉर द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों न्यूक्लियस की, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक फॉर्मूला कि किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो न्यूक्लियस के मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आता है R0, और इस R0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 फेम्टोमीटर, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर है क्या, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स,
और कितने हैं। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि टोटल न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो ए हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है जिसको हम m मान लेते हैं। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ma एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल है और r की जगह हमने रखा r0 इंटू a की पावर 3 का क्यूब। तो ये 3 से 3 कट गया और इसका क्यूब तो उड़ गया, बट यहां पे मैंने लगाया नहीं, आप लगा लो। इस पे क्यूब आ गया, इस पे क्यूब आ गया, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम अब हमने कर देना है। सो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। सो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ए से ए कट गया और ये चीज बची। ए ही एक ऐसा पैरामीटर था जो एलिमेंट टू एलिमेंट बदल जाता, बट वो तो कट गया। अब ये हर एक न्यूक्लियाई के लिए सेम है, तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। m की वैल्यू, मास ऑफ ईच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हम वो पुट करें यहां पे, और r0 की वैल्यू मैंने पीछे लिख दी, उसका क्यूब करके ये सब सॉल्व करके आपको न्यूक्लियस की जो डेंसिटी मिलेगी दैट इज 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, विच इज वेरी हाई। तो अगर चीजें न्यूक्लियर मैटर की ही बनी होती सिर्फ, तो वो बहुत ज्यादा मैसिव होती, छोटे से साइज की बॉडी होती बट बहुत ज्यादा मैसिव होती। तो यही डेरिवेशंस है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इसके अगला चैप्टर जो है वो सेमीकंडक्टर्स है, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बट डेरिवेशन कोई नहीं है। तो मॉडर्न फिजिक्स की ये डेरिवेशंस हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।